जय हिंद साथियों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है जीएस एंड जीके बाय दीपक सर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे और इस तरह से कि माइंड सेट हो जाए। तो दूसरे पार्ट में मैंने आप सभी को सूरत विभाजन से लेकर के मुस्लिम लीग स्थापना और लखनऊ के अधिवेशन के बारे में बताया था। एक चीज में इतिहास में बहुत ही महत्व रखती है। जब है 9 जनवरी को गांधी जी 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। तो इस उपलक्ष्य को, इस तिथि को यादगार बनाने के लिए भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। गांधी जी भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी को। इस तिथि को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, यानी प्रवासी भारतीय दिवस। किस उपलक्ष्य में? गांधी जी के स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में। और अगला क्वेश्चन में बनता है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में, जो लखनऊ में हुआ था, उसमें शामिल हुए थे। और उसी अधिवेशन में एक किसान से इनकी मुलाकात हुई। उस किसान से मुलाकात होने पर गांधी जी का राजनीतिक इतिहास पूरा बदल गया। वो किसान था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो बिहार राज्य के चंपारण जिले के किसान थे, बहुत ही मजबूर किसान थे, कम पढ़े लिखे थे। वे गांधी जी को बार बार लखनऊ में मिले। वहां पर भी उन्होंने बहुत दबाव डाला, फोर्स किया कि आप एक बार चंपारण आइए। गांधी जी उस समय नहीं जानते थे कि चंपारण कहाँ है, और उन्होंने उनको डाला, ठीक है आएंगे, कभी आएंगे। फिर कानपुर अधिवेशन में गए, वहां पर भी पहले से मौजूद थे राजकुमार शुक्ल जी। वहां पर भी उन्होंने कहा गांधी जी से कि बैरिस्टर साहब आकर के मिल लीजिए, एक बार हमारे यहाँ किसानों की दशा देख लीजिए। वहां के किसानों की बहुत ही दुर्दशा थी। फिर वहीं से कहते थे कानपुर आ गए हैं, यहाँ से नजदीक है चंपारण, चले चलिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अभी वक्त नहीं है, चलिए ठीक है, मैं जब कलकत्ता आऊंगा तो आप मुझे वहां से लिवाइएगा। अब सोचिए, कलकत्ता गांधी जी पहुंचते, इससे पहले राजकुमार शुक्ल जी वहां पर पहुंच चुके थे और उनको लिवा करके आते हैं। कहां पर? बिहार में, जिला है चंपारण। उस समय एक आंदोलन चलता है गांधी जी के नेतृत्व में, उसका नाम है चंपारण किसान आंदोलन। उसको नाम दिया गया चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए, ये चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी के पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन कह सकते हैं, पूरे जीवनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है कि किस नेता ने जो है गांधी जी को पहले आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने। और क्यों? क्योंकि वहां पर जो किसान थे, तो किसान तो अपनी जमीन तो होती नहीं थी उन लोगों के पास। वे जो मालिक हुआ करते थे, अंग्रेज लोग, उनकी जमीनों पर खेती करते थे, लेकिन जबरदस्ती उनसे 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती बहुत मेहनत से होती थी, बहुत मेहनत लगता था उसमें, और सूखा पड़ जाने पर, बाढ़ आ जाने पर, या कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ जाने पर उसका मुआवजा भरना पड़ता था उनको। तो इससे किसान बड़े बेहाल थे। वहां पर इतने बेहाल किसान थे कि किसी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अनाज की कमी थी। गांधी जी ने देखा कि मैं तो सूट बूट में हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मैं वकील हूं, लेकिन ये किसान किस तरह से है? इससे उन्हें इतना तकलीफ, इतना दुख हुआ कि वे उसी समय से उन वस्त्रों का मतलब पहना छोड़ दिया। वे सिर्फ एक कपड़े में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, यानी वकील से, बैरिस्टर से बन गए महात्मा बन गए। इसी अवसर पर चूंकि ये देखिए सत्याग्रह संपन्न हुआ, सफल भी हुआ। जो मांगे रखी गई थी वो मान ली गई अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि ये सत्याग्रह 1917 में चंपारण में चलाया गया, ये सफल रहा था। और इसी उपलक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। अब देखिए, प्रश्न आता है
कि गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा? उत्तर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इससे क्या प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो है अंग्रेजों द्वारा कितने प्रतिशत क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया गया? तो उत्तर आता है 25%, यानी 25% जो है क्षतिपूर्ति की जाएगी, नुकसान भरपाई की जाएगी। अगर नील की फसल बर्बाद होती है तो 25% जो है उसकी अंग्रेज लोग भरपाई करेंगे। और ये जो पद्धति थी वो 3 कठिया पद्धति के नाम से मशहूर है, जहां पर किसान द्वारा नील की खेती होती थी। इसमें कुछ 4 प्रमुख और नेता शामिल थे। एक राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नरहरि सिंह और तीसरा महादेव देसाई और चौथे नेता थे जेबी कृपलानी। तो 1917 का चंपारण जो है सत्याग्रह सफल रहा। एक प्रश्न और सत्याग्रह से पूछा जाता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां पर किया था? तो याद रखिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। देखिए ये किस सन की बात है? ये सन की बात है 1917 ईस्वी, जब भारत में सबसे पहले सत्याग्रह प्रयोग किया गया। कहां पर? बिहार के चंपारण में। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इसको याद भी रखेंगे। ये 1917 में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कानपुर में। कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने अध्यक्ष पद का भार संभाला और कहा जाता है कि सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला कौन थी, तो आपके दिमाग में होना चाहिए वो महिला पूछा गया तो एनी बेसेंट, और भारतीय महिला पूछा गया तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो इसके 1925 की कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और ये स्वतंत्र जब भारत आजाद हुआ तो ये पहली महिला राज्यपाल भी थी, पहली महिला राज्यपाल भी थी। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सन 1918 के खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। सन 1918 में गांधी जी द्वारा 2 आंदोलन चलाया गया। इन दोनों आंदोलनों में पहला है खेड़ा सत्याग्रह 1918। अचानक कर वृद्धि 33% से 50% तक की। प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता लाल याग्निक, और गांधी जी तो थे सरदार पटेल। प्रश्न आता है कि खेड़ा सत्याग्रह किस उपलक्ष्य में किया गया था? तो खेड़ा सत्याग्रह कर वृद्धि के विरोध में। अचानक अंग्रेज द्वारा कर जो है 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया था। इसके बाद इसी साल अहमदाबाद मजदूर मिल स्ट्राइक, ये कब हुआ? ये भी हुआ 1918 ईस्वी में। कारण प्लेग बोनस। प्लेग बोनस मतलब उस समय प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। प्लेग नाम की बीमारी, जिसको हिंदी में कहते हैं हैजा, का प्रकोप हो जाता था और उससे मजदूर काम पर नहीं जा पाते थे, तो उनको वेतन नहीं मिलता था, उनके खाने के लाले पड़ जाते थे। इसीलिए इस विद्रोह में कहा गया था कि अगर आप तो कोई प्राकृतिक आपदा से मजदूर बीमार पड़ता है तो उनको
कुछ प्रतिशत मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। और एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग, प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग यानी प्रश्न आता है कि पहली बार यानी सबसे पहले गांधी जी ने भूख हड़ताल कहां पर की, तो उत्तर है अहमदाबाद मजदूर मिल स्ट्राइक के आंदोलन। मित्रों, अब हम तीसरे चरण यानी 1919 से 1947 ईस्वी का हम अध्ययन करेंगे। और 1919 में अंग्रेजों ने देखा कि जगह जगह गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और विवश होकर के उन सबको इनकी बात माननी ही पड़ रही है। तो उन्होंने सोचा ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून बना दें कि ये लोगों को मतलब एक जगह एकत्रित होना ही ना पड़े, एकत्रित हो ही ना पाए। तो एक एक्ट पास कराया, रॉलेट एक्ट, जिसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। इसका नाम है रॉलेट एक्ट 1919। इसका उद्देश्य क्या था? इसको देखो काला कानून कहा गया। काला कानून क्यों कहा गया भारतीयों द्वारा? क्योंकि इसमें किसी को भी अंग्रेज जिसे चाहे बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के गिरफ्तार कर सकते थे, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। जाहिर सी बात है, इसका विरोध तो भारत में होना ही था, इसीलिए जगह जगह विरोध होने लगे। तो सबसे ज्यादा विद्रोह देखने को मिला अमृतसर में, पंजाब में अमृतसर में। तो वहां पर एक नेता थे श्रद्धानंद, जिन्होंने देखा गांधी जी इस समय बड़े प्रचलित हैं, गांधी जी इस समय मतलब सत्याग्रह कर रहे हैं तो सफल भी हो जा रहा है, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को बुलावा भेज दिया। गांधी जी को बुलावा भेज दिया कि आइए जो है हमारे आंदोलन में भाग लीजिए। अब गांधी जी वहां से चले तो, लेकिन अंग्रेज लोग समझ गए गांधी जी अगर वहां पहुंच गए तो पक्का जो है जो इस एक्ट का विरोध जो है होगा और इसमें हम लोगों को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। तो इसलिए गांधी जी पंजाब मतलब अमृतसर पहुंच ही नहीं पाए, उनको पालीवाल हरियाणा में गिरफ्तार करवा लिया गया। कहां पे? श्रद्धानंद जी उनको बुलाए थे, गांधी जी पालीवाल हरियाणा में गिरफ्तार, हरियाणा में एक स्थान उसका नाम है पालीवाल, वहीं से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके देखिए कुछ नेता हैं, दिल्ली में तो श्रद्धानंद थे, लखनऊ में खली कुजमा, अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अमृतसर में जो थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने जो है गांधी जी को बुलाया था अमृतसर में। ये तो गिरफ्तार हो गए। अब इसी के बाद क्या होता है, हमारे भारतीय इतिहास में एक काला दिन जिसे हमें भारतीय कभी नहीं भूल सकते, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। देखिए जलियांवाला बाग में एक जल्ली नाम व्यक्ति था अमृतसर में, जल्ली नाम था उस आदमी का, उसका एक बगीचा था, बाग था, वहीं पर ये लोग एकत्रित होकर के जो नेता गिरफ्तार हुए थे उन्हीं गिरफ्तारी को वापस करने के लिए कुछ नेता प्रदर्शन कर रहे थे। नाम था जनरल डायर। सेनानायक कौन था? जनरल डायर। जनरल डायर नाम का एक सेनानायक था, जिसने भरी सभा में वो दीवार चारों तरफ से घिरी हुई थी, दीवार से बाग, और जिधर रास्ते थे रास्ते पर सैनिक बंदूक लेकर खड़े हो गए और अंधाधुंध गोलियां चला दी। मित्रों वो समय सोचिए, आप कल्पना करके देखिए कितना भयानक दृश्य रहा होगा। उसमें जितना व्यक्ति गोली से नहीं मरे थे उतना व्यक्ति तो एक कुएं में गिर कर मर गए थे। सब लोग जो है कुएं में कूद पड़े कि यहाँ पर गोली नहीं लगी हम लोगों को, और वहां पर गिरे, जितने गिरे सब लोग मर गए, दम घुटने से मर गए लोग। वो इतिहास का दिन जो है सोचिए, हमारे देश के जवानों ने कितनी शहादत दी है। तो ये तो घटना घटित हो गई। इसमें समितियां बैठी, जो हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है,
समितियां गठित हुई। एक तो अंग्रेज द्वारा हुई इसकी जांच करने के लिए, अंग्रेज द्वारा, और एक भारतीय द्वारा। दो समिति इसमें गठित की गई। अंग्रेज समिति थी, उसका नाम था हंटर समिति, और जो भारतीय द्वारा थे इसका नाम था मालवीय समिति। क्या नाम था? मालवीय समिति। प्रश्न पूछा जाता है इस परीक्षा में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीयों द्वारा जो जांच कमेटी बैठाई गई थी उसका नाम क्या था? प्रश्न पूछा जाता है, उसका नाम था मालवीय समिति। जो हंटर समिति थी, हंटर समिति, इसमें कुल 8 सदस्य थे। तीन भारतीय थे, इसमें 3 भारतीय थे प्लस 8 अंग्रेज, 5 अंग्रेज, कुल 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे। अब जो है, जो अंग्रेज हैं उनका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि भारतीय लोग व्यक्तियों का नाम याद रखना बहुत। साहबजादा सुल्तान अहमद, दूसरे चिमनलाल सीतरवाड़, तीसरा थे जगत नारायण। अब देखिए, जो मालवीय समिति थी, मालवीय का पूरा नाम आप लोग सभी जानते होंगे, महामना मदन मोहन मालवीय। और दूसरे थे नेहरू, तीसरे गांधी जी। चूंकि जो हंटर समिति थी, हंटर कमेटी थी, उससे भारतीय लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा हम लोग एक अपनी समिति यानी अपनी कमेटी बैठाएंगे, जांच करेंगे कि इसमें एग्जैक्ट कितने लोगों की मृत्यु हुई, कैसे क्या हुआ। तो एक जो समिति बनाई भारतीयों ने, वो हो गया, उसका नाम था मालवीय समिति। इसमें मालवीय जी मुख्यतः थे, इसीलिए इनका पहला नाम मालवीय, दूसरा नेहरू, तीसरा गांधी जी। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, उपाधि त्याग दी। पहला पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि त्याग दी। उपाधि त्याग दी तथा जमनालाल बजाज ने, लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। इस प्रकार से इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होने के पश्चात गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि छोड़ दी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि त्याग दी तथा जमनालाल बजाज जी ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, इसलिए हम अगला पार्ट जो है, चौथा पार्ट, इसके बाद बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए हमारा वीडियो कैसा आपको लगा और हमें सुझाव दीजिए। तथा जो दोनों वीडियो मैंने पहला और दूसरा वीडियो भाग 1 और भाग 2 बनाया है, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। आप उसको अवश्य देखिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। इसी के साथ धन्यवाद।